and today we will discuss about shoulder injuries and fracture humerus. So इसके अंडर हम पढ़ेंगे डिसलोकेशन ऑफ sternoclavicular joint, then dislocation of AC joint and its subluxation, then grades of AC injury, then treatment, then dislocation of shoulder, its mechanism, its pathanatomy, classification, okay, and pathological changes due to anterior dislocation, then diagnosis, presenting complaints, on examination हम कौन से टेस्ट करते हैं, and techniques to reduce shoulder dislocation, Kocher's maneuver, Hippocrates maneuver, then early and late complications, then treatment, putty plate operation, Bankard's operation, Bristol's operation, and orthoscopic Bankard repair. So let's get started. Okay, so shoulder injuries. सबसे पहले हम बात करेंगे शोल्डर इंजरीज में डिसलोकेशन ऑफ स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट. तो हमें पता है कि शोल्डर एक कॉम्प्लेक्स है, उसमें सिर्फ ग्लिनोह्यूमरल नहीं, उसमें AC, SC, ST जॉइंट्स भी इंक्लूड होते हैं. ओके, एंड ST इज एन एनाटॉमिकल जॉइंट. ओके, सो अगर आप देखो डिसलोकेशन ऑफ स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट इज अ रेयर इंजरी, बहुत कम देखी जाती है. एंड जो मीडियल एंड होता है स्टर्नम का, स्टर्नम के साइड वाला जो क्लैविकल है, ठीक है, सो स्टर्नम की साइड वाला जो क्लैविकल है जिसको हम मीडियल एंड बोलते हैं, सो वो डिस्प्लेस करता है आगे की तरफ और पीछे की तरफ बहुत कम डिस्प्लेस करेगा. सो वो डिस्प्लेस करता है आगे की तरफ फॉरवर्ड्स. डायग्नोसिस इज ईजियर क्लिनिकली देन रेडियोलॉजिकली डिफ़िकल्ट टू विजुअलाइज ऑन एक्सरे. और क्लिनिकली हम ज़्यादा अच्छे से देख पाते हैं जो डिसलोकेशन है, और एक्सरे में उतना अच्छे से नहीं दिखता है. ठीक है, सो अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, सो रिडक्शन यूजिंग डायरेक्ट प्रेशर ओवर द डिसलोकेटेड एंड. जो सिर्फ डिसलोकेटेड एंड है मीडियल साइड वाला क्लैविकल का, उसको हम डायरेक्ट प्रेशर दे के रिड्यूस कर देंगे. ठीक है, सो बेसिकली हम नहीं, डॉक्टर्स करते हैं इसको प्रोसीजर को. सो रिडक्शन इज मेंटेन बाय फिगर ऑफ 8 बैंडेज, और उस को प्रॉपरली अपनी पोजीशन में मेंटेन करने के लिए फिगर ऑफ 8 बैंडेज का यूज़ करते हैं. रिकरेंस इज़ कॉमन, सो ये कॉमनली देखा जाता है कि वो दोबारा से डिसलोकेट हो सकता है, बट कॉजेज नो डिसेबिलिटी, लेकिन उसकी वजह से कोई डिसेबिलिटी नहीं होती है. बट एज अ होल जो स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट की डिसलोकेशन होती है वो बहुत रेयर होती है. सो या आपको पता होना चाहिए इसके बारे में. ओके, सबलक्सेशन और डिसलोकेशन ऑफ द AC जॉइंट. अब AC जॉइंट की सबलक्सेशन या डिसलोकेशन पहले हमने पढ़ा SC जॉइंट की, अब हम AC जॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं. सो अनकॉमन, ये भी अनकॉमन है, उतनी कॉमन नहीं है. कॉज बाय फॉल ऑन द आउटर प्रोमिनेंस ऑफ द शोल्डर. जब हम शोल्डर के आउटर प्रोमिनेंस पे गिरते हैं या फॉल होता है हमारा, तो तब ये देखा जाता है. पैथोनॉटमी की बात करें तो इंजरी में रिजल्ट इन एन पार्शियल और कंप्लीट रप्चर ऑफ द एक्रोमियोक्लेविकुलर और कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट. सो इंजरी की वजह से क्या हो सकता है कि जो एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट्स हैं एंड जो कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट्स हैं ना, उनमें रप्चर हो सकता है, या उनमें पार्शली रप्चर या कंप्लीट रप्चर या इंजरी हो सकती है. सो हम उसके लिए ग्रेड्स जानते हैं कि कौन से ग्रेड में कितना वो रप्चर या उसमें कितनी इंजरी हो रही है. सो ग्रेड 1 की बात करें तो मिनिमल स्ट्रेन टू एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट एंड जॉइंट कैप्सूल. ग्रेड 1 में बहुत कम स्ट्रेन होगा जो AC लिगामेंट है एंड उसके जॉइंट कैप्सूल पे. एंड ग्रेड 2 में रप्चर होगा एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट पूरा एंड जॉइंट कैप्सूल, दोनों ही रप्चर हो गए, एक्रोमियोक्लेविकुलर का लिगामेंट भी और जॉइंट का कैप्सूल भी. देन ग्रेड 3 में रप्चर ऑफ AC लिगामेंट, जॉइंट कैप्सूल एंड कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट. थर्ड में दोनों लिगामेंट जा रहे हैं एंड जॉइंट कैप्सूल भी रप्चर हो रहा है. ओके, सो
उसके ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ग्रेड 1 और 2 में रेस्ट इन ट्रायंगुलर स्लिंग एंड एनाल्जेसिक्स। सो पेन को कम करने के लिए पेन किलर्स एंड ट्रायंगुलर स्लिंग में रेस्ट करने की बोलेंगे पेशेंट को अपना हैंड। एंड ग्रेड 3 में इन यंग एथलीट सर्जिकल रिपेयर, ग्रेड 3 में यंग एथलीट है तो सर्जिकल रिपेयर के लिए बोल देते हैं। देन डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर, जब शोल्डर की डिसलोकेशन है तो उसके बारे में हम जानेंगे। सो ये सबसे ज़्यादा कॉमन होता है एंड जो शोल्डर है ना वो सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट होता है डिसलोकेशन के। अडल्ट्स में ये ज़्यादा देखा जाता है, चिल्ड्रंस में ये थोड़ा रेयर होता है, ठीक है, लेकिन अडल्ट्स में ज़्यादा है इन कंपैरिजन। कॉमनर जो होती है ना वो एंटीरियर डिसलोकेशन होती है। अगर आप देखो सो ये जो क्वेश्चन है ना ये बहुत बार एमपीटी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है कि जो शोल्डर है उसकी जो डिसलोकेशन होती है वो कहाँ पे होती है, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इन्फीरियर। सो द आंसर विल बी एंटीरियर डिसलोकेशन। ओके, सो अगर हम मैकेनिज्म की बात करें कि जो शोल्डर का डिसलोकेशन है वो हो कैसे रहा है, सो पुश fall on outstretched hand with shoulder is abducted and externally rotated। जो हैंड है, जो शोल्डर है बेसिकली वो अबडक्टेड है और एक्सटर्नली रोटेटेड है और उसमें उस पोजीशन में फुश इंजरी हो रही है, फॉलन आउटस्ट्रेच्ड हैंड हो रहा है। सो इस वजह से शोल्डर डिसलोकेशन में जा रहा है। ओकेजनली डायरेक्ट फोर्स पुशिंग द ह्यूमरस हेड आउट ऑफ द ग्लिनोइड कैविटी। और कभी कभी क्या होता है कि जैसे कोई हाथ खींचता है ना, सो उस तरह से ही कोई एक डायरेक्ट फोर्स होता है जो कि पुश करता है ह्यूमरस को, ह्यूमरस के हेड को ग्लिनोइड कैविटी से बाहर। सो ऐसा भी होता है, इस वजह से भी कभी कभी शोल्डर डिसलोकेशन हो जाता है। पोस्टीरियर डिसलोकेशन कैसे होगा, डायरेक्ट ब्लो ऑन फ्रंट ऑफ द शोल्डर, शोल्डर के आगे एकदम से एक झटका आएगा और जिससे जो शोल्डर है वो पीछे को डिसलोकेट हो जाएगा। और अदर कॉजेज हो सकते हैं पोस्टीरियर डिसलोकेशन के, इलेक्ट्रिक शॉक और एपिलेप्टिफॉर्म कन्वर्जन्स। तो एपिलेप्सी में जब पर्सन या पेशेंट को मिर्गी होती है तब भी पोस्टीरियर डिसलोकेशन के चांसेस होते हैं एंड इलेक्ट्रिक शॉक में भी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होती है, ना चाहते हुए भी जो मूवमेंट्स होती है उसकी वजह से क्या होता है ना कि शोल्डर डिसलोकेट होने के चांसेस होते हैं एंड इसमें पोस्टीरियरली ज़्यादातर देखा जाता है। अगर पैथोअनाटमी की बात करें आगे चल के, तो पैथोअनाटमी में क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे। सो एंटीरियर डिसलोकेशन एंड पोस्टीरियर डिसलोकेशन एंड लग्जेशियो इरेक्टा। सो लग्जेशियो इरेक्टा मीन्स इसके नाम में कॉम्प्लेक्स है थोड़ा, बट इसका मीनिंग बहुत ईजी है, दैट इज़ इन्फीरियर डिसलोकेशन ऑफ द शोल्डर। शोल्डर का इन्फीरियर डिसलोकेशन होता है। ओके, एंड ये इम्पॉर्टेंट है, ये जो टर्म है इसको लर्न करना, क्योंकि ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो लग्जेशियो इरेक्टा है वो कौन सा डिसलोकेशन होता है शोल्डर का। देन ऑप्शन दे देंगे एंटीरियर, पोस्टीरियर, इन्फीरियर, सुपीरियर। देन आप ऑप्शन में टिक करके आओगे इन्फीरियर एंड यू विल गॉट 1 मार्क्स देन। ओके, सो एंटीरियर डिसलोकेशन की बात करें तो हेड ऑफ द ह्यूमरस कम्स आउट ऑफ द ग्लिनोइड कैविटी एंड लाइज एंटीरियरली। ह्यूमरस का हेड ग्लिनोइड कैविटी से बाहर आता है आगे की तरफ को, ठीक है, और वहाँ पे लाई करता है। एंटीरियर डिसलोकेशन 3 टाइप के होते हैं, प्री ग्लिनोइड, सब कोरेकॉइड एंड सब क्लेविकुलर। ग्लिनोइड के आगे है तो प्री ग्लिनोइड, सब कोरेकॉइड, कोरेकॉइड प्रोसेस के बिलो, मतलब कोरेकॉइड प्रोसेस के अगर आगे और नीचे है तो दैट इज़ एंटीरियरली आगे है, ठीक है, प्रेजेंट है तो दैट विल बी मतलब कोरेकॉइड प्रोसेस के जस्ट नीचे अगर प्रेजेंट है तो दैट विल बी सब कोरेकॉइड। एंड सब क्लेविकुलर लाइज बिलो द क्लेविकल, क्लेविकल के अगर नीचे प्रेजेंट हो रहा है मतलब आगे की तरफ को तो सब क्लेविकुलर है। सो नेम से ही देख लो आप, सब क्लेविकुलर, क्लेविकल के बिलो है, उसके आगे नीचे को प्रेजेंट है तो सब क्लेविकुलर, सब कोरेकॉइड, कोरेकॉइड प्रोसेस के आगे और नीचे प्रेजेंट है तो सब कोरेकॉइड। एंड प्री ग्लिनोइड, ग्लिनोइड जो फोसा है
ठीक है, उसके आगे प्रेजेंट है तो प्रीग्लिनॉइड, ठीक है। सो पोस्टीरियर डिसलोकेशन की बात करें तो जब भी जो ह्यूमरस का हेड है वो ग्लिनॉइड कैविटी से पीछे को जा रहा है, सो दैट विल बी पोस्टीरियर डिसलोकेशन। एंड लैक्सेटियो इरेक्टा जो वो रेयर टाइप है, उतना कॉमन नहीं है। हेड कम्स टू लाई इन द सब ग्लिनॉइड पोजिशन, इसमें नीचे की तरफ को सब ग्लिनॉइड जो कैविटी है ना उसके नीचे को प्रेजेंट होगा ना, उसके आगे को होगा तो एंटीरियर वाला, पीछे होगा तो पोस्टीरियर वाला, नीचे होगा तो लैक्सेटियो इरेक्टा, दैट इज इंफीरियर टाइप। आगे बात करें पैथोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू एंटीरियर डिसलोकेशन। सो अब क्या होता है कि एंटीरियर डिसलोकेशन की वजह से भी ना कुछ पैथोलॉजिकल चेंजेस आ जाते हैं बोन में, ठीक है, या उसके ग्लिनॉइड में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, मतलब उसके आसपास के स्ट्रक्चर्स में कुछ चेंजेस आ सकते हैं। तो वो चेंजेस क्या है डिसलोकेशन, जो कि एंटीरियर डिसलोकेशन के वजह से हो रहे हैं। एंटीरियर इसलिए लिखा है क्योंकि एंटीरियर डिसलोकेशन कॉमन होता है, बेसिकली डिसलोकेशन, ओके। सो पैथोलॉजिकल चेंजेस देखते हैं। सो बेसिकली 4 पैथोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। बैनकार्ड लीजन, हिल सैक लीजन, राउंडिंग ऑफ, एसोसिएटेड इंजरीज। ये आपको इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि पेशेंट्स इस तरह से आते हैं, ठीक है। कोई पेशेंट जो अपना MRI लाएगा उसमें हो सकता है बैनकार्ड लीजन की वजह से हो रहा हो, ठीक है, पैथोलॉजी हो रही हो बैनकार्ड लीजन की, या हिल सैक लीजन की हो रही हो, या राउंडिंग ऑफ हो रही हो, या और कुछ एसोसिएटेड इंजरीज हो रही हो। सो वो जाना ज़रूरी है क्योंकि फिर उस हिसाब से ट्रीटमेंट आप पेशेंट को देंगे या गाइड करेंगे, इसलिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। सो बैनकार्ड लीजन में अगर आप देखें तो इट इज़ अ टियर इन द एंटीरियर इंफीरियर रिम ऑफ द लेब्रम। जो एंटीरियर इंफीरियर रिम होती है ना, आगे की तरफ को इंफीरियर की तरफ को रिम है ना, लेब्रम का जो आउटर पार्ट होता है रिम, तो उसमें टियर होता है, ठीक है। वंस द लेब्रम इज टॉर्न इट इज़ ईजियर फॉर द ह्यूमरस टू स्लिप आउट ऑफ इट्स सॉकेट। सो क्या हो गया कि अगर लेब्रम अगर फट गया ना, टॉर्न हो गया, तो ईजी हो जाता है ह्यूमरस को कि वो अपने सॉकेट मीन्स जो ग्लिनॉइड कैविटी है उसमें से आगे को बार बार वो निकल सकता है, ठीक है। इन सीवियर इंजरीज इट मे बी avulsion of a piece of bone from anterior inferior glenoid rim called bony Bankart lesion. So कभी कभी क्या होता है जब सीवियर इंजरीज हो जाती हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि बोन की छोटा सा पार्ट या बोन की चिप भी वहाँ से निकल जाती है उस लेब्रम के साथ। सो क्या होता है तब कि उसको बोलते हैं बोनी बैनकार्ड लीजन। बैनकार्ड लीजन में जो लेब्रम है वो तो टॉर्न हो रहा है, वो फट रहा है, लेकिन लेब्रम के साथ साथ क्या होता है कि पीस ऑफ बोन फ्रॉम द एंटीरियर ग्लिनॉइड रिम, जो एंटीरियर आगे की तरफ को ग्लिनॉइड का जो पार्ट है उसमें से लेब्रम तो फटा, उसके साथ साथ बोन भी निकल गई, उसको बोल रहे हैं बोनी बैनकार्ड लीजन, ठीक है। अब heel sac lesion. So there is a depression on the humeral head in its posterolateral quadrant. So अगर आप देखो head of humerus, so उसके पीछे और lateral वाला जो quadrant होता है उस पे डिप्रेशन पड़ना, ठीक है, एंड जो कि किस वजह से हो रहा है, caused by impingement by the anterior edge of the glenoid on the head as it's dislocate. जो ह्यूमरस का हेड डिसलोकेट हुआ है ना, वो बार बार एंटीरियर एज ग्लिनॉइड की जो है उस पर पड़ रहा है, तो जो ह्यूमरस का पोस्टीरोलेटरल पार्ट है वो वहाँ पे बार बार लग रहा है उसके लेब्रम पे, तो वहाँ पे जो हेड ह्यूमरस के हेड का जो लेटरल पोस्टीरोलेटरल जो वो है पार्ट, वहाँ पे डिप्रेशन बन जाता है उस क्वाड्रेंट पे, तो उसको बोल रहे हैं हिल शैक लीजन, ओके। अब राउंडिंग ऑफ of the anterior glenoid rim occurs as a chronic cases as the head dislocate repeatedly over it. So anterior glenoid rim जो है
उसका राउंडिंग ऑफ हो जाता है, ठीक है। क्रोनिक केसेस में होता है ये, क्योंकि जब शोल्डर में ह्यूमरस का हेड बार बार वो ग्लिनॉइड लेब्रम से जाके एंटीरियरली डिसलोकेट होता रहेगा, तो फिर वो राउंड हो जाएंगे उसके कॉर्नर्स। अब वो पहले जैसी शेप एंड ग्रिप नहीं रहेगी, ठीक है। सो दैट इज राउंडिंग ऑफ। एसोसिएटेड इंजरीज की बात करें, सो देयर में बी एसोसिएटेड इंजरीज लाइक फ्रैक्चर, ग्रेटर ट्यूबरोसिटी, रोटेटर कफ टियर और कॉन्ड्रल डैमेज। सो जब डिसलोकेशन हो रहा है शोल्डर का मोस्ट कॉमनली एंटीरियरली, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि ग्रेटर ट्यूबरोसिटी में भी फ्रैक्चर हो सकता है, या रोटेटर कफ जो मसल्स हैं सिट्स जो है उसमें टियर हो सकता है, एंड जो कार्टिलेज है कॉन्ड्रल मीन्स कार्टिलेज जो है वो भी डैमेज हो सकती है, ठीक है। सो ये एसोसिएटेड इंजरीज हैं कि अगर शोल्डर डिसलोकेट होगी तो ये भी हो सकते हैं। अब डायग्नोस कैसे करेंगे? सो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट सबसे पहले हम देखेंगे पेशेंट की क्या है, वो अपनी क्या कंप्लेन लेकर आ रहा है। सो पेशेंट एंटर्स द कैजुअलिटी विद हिज शोल्डर अबडक्टेड एंड द एल्बो सपोर्टेड विद द अपोजिट हैंड। सो जो पेशेंट जब आएगा ना, तो वो अपना शोल्डर अबडक्ट करके आएगा एंड एल्बो को सपोर्ट लेते हुए आएगा अपने दूसरे सही वाले हाथ से, ठीक है। अपने अफेक्टेड हैंड को वो सपोर्ट देगा एल्बो पे, और अपने शोल्डर को अबडक्टेड रखेगा जिसमें डिसलोकेशन हुआ है। हिस्ट्री ऑफ पुश फॉलोड बाय पेन एंड इंस्टेबिलिटी टू मूव द शोल्डर। हिस्ट्री देगा कि फॉलन आउटस्ट्रेच्ड हैंड है, मतलब ऐसे नहीं बोलेगा बट वो ऑफकोर्स इस तरह से बताएगा कि मेरा हाथ ऐसे बाहर को था और ऐसे घुमा हुआ था और ऐसे मैं उस पर गिर गया, अपने हाथ के बल गिरा और तब से मुझे पेन है और मेरे शोल्डर पे मूव करने में दिक्कत आ रही है, इंस्टेबिलिटी हो रही है। मतलब इस तरह से इंस्टेबिलिटी नहीं बोलेगा बट इस तरह से बोलेगा। सो देयर मे बी अ हिस्ट्री ऑफ सिमिलर एपिसोड्स इन द पार्ट। और हो सकता है कि वो ऐसी हिस्ट्री दे कि ऐसा मेरे साथ एक नहीं दो मतलब ज़्यादा बार हो चुका है। ऑन एग्जामिनेशन, अगर एग्जामिनेशन करो आप तो एग्जामिनेशन पे आप 2 टेस्ट करेंगे, एक तो डूगास टेस्ट और एक हैमिल्टन रूलर टेस्ट। सो डूगास, ये टेस्ट भी बहुत ज़रूरी हैं, एमपीटीएनडीएस में पूछे जाते हैं, ठीक है। कि डूगास टेस्ट बताओ कौन से मतलब किस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। सो दैट विल बी शोल्डर डिसलोकेशन, एंड डूगास टेस्ट से ज़्यादा आता है हैमिल्टन रूलर टेस्ट पता होना चाहिए। सो डूगास टेस्ट में क्या है, इनेबिलिटी टू टच द अपोजिट शोल्डर। सो अगर आपका सपोज राइट साइड अफेक्टेड है, फॉर एग्जांपल शोल्डर डिसलोकेट हो रखा है, तो आप अपने हैंड से जिसमें अफेक्टेड है वो आप अपोजिट शोल्डर को टच नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो दैट विल बी डूगास टेस्ट। एंड हैमिल्टन रूलर टेस्ट की अगर हम बात करें, सो बिकॉज ऑफ फ्लैटनिंग ऑफ द शोल्डर इट इज़ पॉसिबल टू प्लेस अ रूलर ऑन द लेटरल साइड ऑफ द आर्म। तो क्या होगा, अब शोल्डर डिसलोकेट हो रखा है तो शोल्डर डिसलोकेट होके आगे की तरफ को प्रेजेंट है, ठीक है। सो इसकी वजह से क्या होगा कि शोल्डर फ्लैट हो जाएगा, एंड अगर आप अपने ह्यूमरस पे लेटरली एक रूलर रखोगे तो वो इजीली आपके एक्रोमियम को टच करेगा लेटरली, ठीक है। एंड यही है कि it is possible to place a ruler on the lateral side of the arm. This touches the acromion and lateral condyle of the humerus simultaneously. वो ही स्केल लेटरल कॉन्डाइल ऑफ द ह्यूमरस को भी टच करेगा इजीली, एंड ऊपर की तरफ से एक्रोमियम प्रोसेस को इजीली टच करेगा। सो दैट विल बी हैमिल्टन रूलर टेस्ट दैट डिपिक्ट्स की एंटीरियर शोल्डर डिसलोकेशन है, मतलब शोल्डर डिसलोकेशन हो रखा है। सो इन्वेस्टिगेशन अगर आप देखो तो डायग्नोसिस इज कन्फर्म्ड ऑन एन एंटीरो पोस्टीरियर एक्सरे ऑफ द शोल्डर, ठीक है। एक्सरे से हो सकता है, एंड एक्सिलरी व्यू जो है वो कभी कभी देखते हैं, रिक्वायर्ड होता है, कभी कभी देखते हैं उससे भी। पोस्टीरियर डिसलोकेशन इज यूजुअली मिस्ड ऑन एक्सरे। सो पोस्टीरियर डिसलोकेशन आप इजीली एक्सरे में नहीं देख पाते हो, मिस हो जाता है। अ क्लिनिकल एग्जामिनेशन एलिसिटिंग लॉस ऑफ एक्सटर्नल रोटेशन एंड अ केयरफुल लुक एट द एक्सरे मे हेल्प डायग्नोज दिस केसेस। सीटी स्कैन में बी डायग्नोस्टिक। सो एक्सरे में तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा,
बट CT स्कैन इस केसेस में हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे, ठीक है। पोस्टीरियर डिसलोकेशन के बारे में बात कर रही हूँ अभी मैं, ठीक है। सो ट्रीटमेंट के बारे में अगर बात करें तो एक्यूट डिसलोकेशन है, ये किसी भी टाइप का डिसलोकेशन के लिए बता रहे हैं। सो एक्यूट डिसलोकेशन है तो रिडक्शन करेंगे अंडर सेडेशन और जनरल एनेस्थीसिया, ये आप नहीं करेंगे, ये जो डॉक्टर हैं वो करेंगे। सो जो MBBS डॉक्टर्स हैं वो करेंगे रिडक्शन अंडर सेडेशन और जनरल एनेस्थीसिया फॉलोड बाय इमोबिलाइजेशन ऑफ द शोल्डर। और देन एनेस्थीसिया के बाद जो है शोल्डर को इमोबिलाइजेशन करवा देंगे इन अ चेस्ट आर्म बैंडेज फॉर 3 वीक्स। 3 वीक्स के लिए चेस्ट आर्म बैंडेज देंगे जिसमें शोल्डर को इमोबिलाइज रखेंगे। आफ्टर द बैंडेज इज रिमूव, जब बैंडेज रिमूव हो जाएगी शोल्डर एक्सरसाइजेज आर बिगिन, शोल्डर एक्सरसाइजेज शुरू कर देंगे, ठीक है। टेक्निक्स ऑफ रिडक्शन ऑफ शोल्डर डिसलोकेशन। अब शोल्डर डिसलोकेशन की टेक्निक्स के बारे में जानते हैं, ठीक है। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि शोल्डर डिसलोकेशन कितने टाइप्स का होता है और कॉमन कौन सा है, कैसे हो रहा है। अब ये भी तो देखेंगे कि रिड्यूस कैसे कर सकते हैं हम शोल्डर को वापस अपनी जगह पे। सो ये भी दैट विल बी परफॉर्म्ड बाय द फिजिशियन। So Kocher's maneuver and Hippocrates maneuver, most commonly used method is Kocher's maneuver. Okay. So Kocher's maneuver, it is most common. Steps are follows. So इसमें steps हैं, first is traction, then second is external rotation, then third is adduction, fourth is internal rotation. So traction देंगे with the elbow flex to a perpendicular steady traction is applied along the long axis of humerus. Humerus पे perpendicular traction apply करेंगे with the elbow flexed to a 90 degree. Elbow 90 degree flex रहेगा और humerus पे traction देंगे। Then external rotation करवाएंगे, the arm is rotated externally. Then adduction करवाएंगे पेशेंट को, the externally rotated arm is adducted by carrying the elbow across the body towards the midline. elbow को midline के across medially लाएंगे and adduct करेंगे and internal rotation करवाएंगे। उसके बाद arm is rotated internally so that the head falls across to the opposite shoulder. and इससे क्या होगा कि फिर shoulder जो है वो रिलोकेट हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। हिपोक्रेट्स मैन्यूवर की बात करें, सो इन दिस मेथड द सर्जन अप्लाइज अ फर्म एंड स्टडी पुल ऑन द सेमी एबडक्टेड आर्म सेमी एबडक्टेड रहेगी एंड वो अपना जो फुट है वो एक्जिला की वॉल पे एक्जिला पे रखेगा अगेंस्ट द चेस्ट वॉल, एक्जिला पे रखेगा अपना पैर एंड सेमी एबडक्ट करेगा पेशेंट का शोल्डर। ये एनेस्थीसिया के द्वारा मतलब बाद करवाएंगे जो हिपोक्रेट्स मैनेवर होगा, पर ये बहुत कम यूज़ होता है, मतलब कोचेस मैनेवर ही मेनली यूज़ होता है ज़्यादातर और वो भी फिजिशियन के द्वारा, ठीक है। द हेड ऑफ द ह्यूमरस इज लीवर्ड बैक इनटू पोजीशन यूजिंग द फुट एज अ फुलक्रम। सो जो ह्यूमरस है उसको अपने सॉकेट में वापस भेज देंगे कैविटी में और फुट को एज अ फुलक्रम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। सो या अगर आप हो सके तो इनको यूट्यूब पे वीडियोस आपको मिल जाएंगी हिपोक्रेट्स मैनेवर की या कोचर्स मैनेवर की, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, या फिर आप डायग्राम देख सकते हैं गूगल पे इनके। कॉम्प्लिकेशंस की बात करें, अर्ली कॉम्प्लिकेशंस एंड लेट कॉम्प्लिकेशंस, सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना। सो अर्ली कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो एक्सिलरी नर्व में इंजरी हो जाती है एंड हमें पता है एक्सिलरी नर्व किस किस को सप्लाई करती है, डेल्टॉइडल जो लेटरल रोटेटर्स होते हैं, ठीक है। सो पैरालिसिस ऑफ डेल्टॉइड मसल, तो डेल्टॉइड मसल की पैरालिसिस हो जाएगी ऑफ कोर्स अगर एक्सिलरी नर्व डैमेज हो रही है तो। एंड लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द शोल्डर जो है उस पर एनेस्थीसिया फील होगा, ठीक है, क्योंकि डेल्टॉइड की वजह से ही हो रहा है ये भी, ठीक है। और क्यों एक्सिलरी नर्व क्यों डैमेज हो रही है ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताएंगे, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपका आंसर सही है या नहीं और रीज़न भी बताऊंगी क्या है मेन।
So through shoulder abduction may not be possible because of pain. One can feel the absence of contraction of the deltoid. So shoulder abduction जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि एक्सिलरी नर्व डैमेज है, जिसकी वजह से जो डेल्टॉइड मसल है वो पैरालिसिस में जा रही है, तो abduction तो हो ही नहीं पाएगा. ठीक है, मतलब हो पाएगा, जो सुप्रास्पाइनेटस है वो करवा पाएंगे, बट स्टिल जो डेल्टॉइड है वो भी एब्डक्शन में हेल्प करते हैं, तो प्रॉब्लम फेस करेगा और पेन फेस करेगा पर्सन एब्डक्शन करने में, या फिर सिंपल डेल्टॉइड की कॉन्ट्रैक्शन करने में. ट्रीटमेंट कंजर्वेटिव होगा और प्रोग्नोसिस अच्छा होगा. लेट कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो रिकरेंट डिसलोकेशन. एक बार डिसलोकेशन हो गया, सो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि बार बार डिसलोकेशन ना हो, क्योंकि बार बार डिसलोकेशन की वजह से फिर सही नहीं रहता है पेशेंट के लिए. सो ये क्यों हो रहा है, रिकरेंट डिसलोकेशन क्यों हो रहा है? एनाटॉमिकली अनस्टेबल जॉइंट है. स्टेबल नहीं है ना जॉइंट, क्योंकि डिसलोकेशन हो रखा है, तो एनाटॉमिकली अनस्टेबल जॉइंट. ये आप किस में देख सकते हो? मार्फान्स सिंड्रोम में. तो मार्फान्स सिंड्रोम में क्या होता है कि जो जॉइंट है वो अनाटमिकली अनस्टेबल हो जाता है, जिसकी वजह से रिकरेंट डिसलोकेशन हो सकता है. ठीक है, एंड इनएडिक्वेट हीलिंग आफ्टर द फर्स्ट डिसलोकेशन. अगर फर्स्ट डिसलोकेशन अच्छे से नहीं, मतलब रिड्यूस नहीं हुआ अच्छे से, तो तब देन रिकरेंट डिसलोकेशन हो सकता है. एंड एपिलेप्टिकल पेशेंट, एपिलेप्टिकल पेशेंट में भी इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होती हैं पेशेंट की, हैंड्स की या लेग्स की, सो उसमें भी रिकरेंट डिसलोकेशन हो सकता है. ठीक है, सो दैट इज़ अ लेट कॉम्प्लिकेशन. लेट कॉम्प्लिकेशन यही है कि बार बार आपका डिसलोकेशन होते जा रहा है जो पेशेंट है उसका. ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है, ये 3 पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं इन वजह से. देन ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, द लास्ट पार्ट, सो ट्रीटमेंट में है पुट्टी प्लैट ऑपरेशन, देन बैनकार्ड्स ऑपरेशन, ब्रिस्टो ऑपरेशन, आर्थ्रोस्कोपिक बैनकार्ड रिपेयर. ठीक है, सो पुट्टी प्लैट ऑपरेशन में डबल ब्रेस्टिंग ऑफ द सुप्रास्कैपुलर टेंडन इज परफॉर्म्ड in order to prevent external rotation and abduction, thereby preventing recurrences. So जो सब स्कैपुलरिस है ना, सब स्कैपुलरिस का जो टेंडन है वो उसकी डबल ब्रेस्टिंग होगी. वो ना आपका जो सब स्कैपुलरिस का जो टेंडन है, जो कि आपका लेसर ट्यूबरकल पे जाता है. ठीक है, वो चला जाएगा आपका ग्लिनॉइड हेड के आसपास, जिससे कि जो शोल्डर का हेड है वो बार बार डिस्प्लेस नहीं होगा, वो वहाँ तक लिमिट हो जाएगा, वो मूव नहीं कर पाएगा ना, आगे की तरफ को ही मूव नहीं कर पाएगा. शोल्डर का जो हेड है एंटीरियरली वो डिस्प्लेस नहीं होगा फिर, क्योंकि वहाँ पे अब सबस्कैपुलरिस मसल आ गई है जो उसको प्रिवेंट कर रही है एंटीरियर डिसलोकेशन होने से. ठीक है, ओके, सो या बैनकार्ड ऑपरेशन, और वो एक्सटर्नल रोटेशन होने से भी प्रिवेंट करेगा और एब्डक्शन से भी. ठीक है, बैनकार्ड्स ऑपरेशन की बात करें तो द ग्लिनॉइड लेब्रम एंड कैप्सूला री अटैच टू द फ्रंट ऑफ द ग्लिनॉइड रिम. जो लेब्रम और कैप्सूल जो है वो जो टॉर्न हुआ था वो दोबारा से ग्लिनॉइड रिम में फिक्स कर देंगे, रीअटैच कर देंगे. दैट इज़ बैनकार्ड्स ऑपरेशन. जो बैनकार्ड लीजन हो रहा था, टीयर हो रहा था, उसी को जोड़ रहे हैं इसमें, और कुछ नहीं है, ग्लिनॉइड रिम में वापस से जोड़ रहे हैं. Bristow operation. So Bristow operation, the coracoid process along with its attached muscle is osteomatized at its base and fixed to lower half of the anterior margin of the glenoid. तो जो कोरेकॉइड प्रोसेस है उसकी अटैचमेंट्स जो हैं
उसके टिप ऑफ कोरिकॉइड प्रोसेस पे जितनी भी मसल अटैचमेंट है, उसके साथ ही जो कोरिकॉइड प्रोसेस है उस पार्ट को, जो बोन है, बोन का पार्ट है स्कैपुला की कोरिकॉइड प्रोसेस, उसको जो हेड ऑफ ह्यूमरस है वही जो ग्लिनॉइड है, तो ग्लिनॉइड प्रोसेस के ही उसके पास में ही एंटीरियर फिक्स कर देते हैं लोअर हाफ ऑफ द एंटीरियर मार्जिन ऑफ द ग्लिनॉइड के ही एंटीरियर मार्जिन के लोअर हाफ में वहाँ पे ही फिक्स कर देते हैं, ऑस्टोमेटाइज्ड कर देते हैं, वहीं पे ही जोड़ देते हैं उस कोरिकॉइड प्रोसेस को विद इट्स अटैचमेंट, ठीक है। एंड द मसल अटैच टू द कोरिकॉइड प्रोसेस प्रोवाइड अ डायनेमिक एंटीरियर सपोर्ट टू द हेड ऑफ द ह्यूमरस। एंड वो जो कोरिकॉइड प्रोसेस पे जो मसल्स अटैच्ड हैं वही एंटीरियर डिसलोकेशन होने से बचा रही हैं ह्यूमरस को एंड प्रोवाइड दे रही हैं एक डायनेमिक एंटीरियर सपोर्ट ह्यूमरस के हेड को, ठीक है। सो ये था ब्रिस्टो ऑपरेशन। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि कोरिकॉइड प्रोसेस किस में ऑस्टोमेटाइज कर रहे हैं, ब्रिस्टो ऑपरेशन में। बैनकार्ड ऑपरेशन में क्या हो रहा है, ग्लिनॉइड लेब्रम को ही रिटैच कर रहे हैं ग्लिनॉइड रिम में। पुट्टी प्लैट ऑपरेशन में सबस्कैपुलरिस मसल का यूज हो रहा है, उसकी डबल ब्रीस्टिंग हो रही है, ठीक है। एंड आर्थ्रोस्कोपिक बैनकार्ड रिपेयर, आर्थ्रोस्कोपिक बैनकार्ड रिपेयर क्या होता है, यूज फॉर कॉस्मेटिक पर्पस, यूज इन द डिसलोकेशंस लेस देन 5, जिसमें 5 से कम बार डिसलोकेशंस हो रही हैं, वो उसमें यूज़ करते हैं आर्थ्रोस्कोपिक बैनकार्ड रिपेयर एंड कॉस्मेटिक पर्पस के लिए यूज़ होता है। एंड दिस टेक्निक इज़ अवेलेबल ओनली इन सिलेक्टेड सेंटर्स, और ये किसी किसी सेंटर्स में ही अवेलेबल हैं। सो दिस इज़ ऑर्थ्रोस्कोपिक, मतलब वही है कि ऑर्थ्रोस्कोपिकली ही जो बैनकार्ड है उसको रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, ताकि ज़्यादा कट्स ना लगे स्किन पे, छोटे छोटे कट्स से ही वो सर्जरी जो है वो परफॉर्म हो जाए। ये बेसिकली इसलिए ताकि दिखने में वो वहाँ पे अजीब सा ना लगे, कॉस्मेटिकली अपीयरेंस अच्छी लगे, ठीक है। सो लेकिन ये बहुत कम ही सिलेक्टेड सेंटर्स में ही अवेलेबल है। बेसिकली ये बैनकार्ड ऑपरेशन का ही पार्ट है और कुछ नहीं। सो मेन 3 ट्रीटमेंट्स होते हैं इसके, पुट्टी प्लैट ऑपरेशन, बैनकार्ड ऑपरेशन एंड ब्रिस्टो ऑपरेशन, और ये आपको पता होने चाहिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड नॉलेज के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच, एंड आई होप आपको जो शोल्डर डिसलोकेशन है वो समझ आया होगा, उसके क्लासिफिकेशंस जो भी हमने पढ़ा वो भी समझ आया होगा। सो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, या कुछ भी प्रॉब्लम है, फिजियोथेरेपी से रिलेटेड क्वेरी है, वो आप कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोस। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।